Wishing a wonderful and a warm good afternoon to all of you. Hope you all are fine. I am Kanika. And I am Sonali. And being narrator, this is our privilege to stand by you to narrate this whole case in front of you guys. ऐसा एक्ट प्रेजेंट करने जा रहे हैं जो हमारे पास की कड़ी से जुड़ा है। एक ऐसा पास जिसको लिखा गया खून से, ना ही किसी सियाही से। Jallianwala Bagh Massacre versus British Indian Government, also known as O'Dwyer versus Nair, libel case, which was held in London 1924. न ये केस किसी एक अपराध की दास्तान है, न ये केस किसी जाति की पहचान है, न ये केस घरेलू सरहदों में कैद कहानी है, न किसी एक जगह की पुरानी निशानी है। जब उस पल को देखकर पूरा देश हिल गया, एक ऐसा मोमेंट, एक ऐसा सिलसिला जिसने हर दिल में डर और आंखों में हजारों सवाल छोड़ दिए। उस वक्त, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जलियांवाला बाग की। उस वक्त हमारे देश में जगह जगह पे प्रोटेस्ट चल रहे थे। हम सबके सामने एक कड़ी ताकत था जिसका नाम था ब्रिटिश क्राउन। हम तब भी हर किसी में हौसला और हिम्मत था। हर किसी का बस एक ही सपना था, आजाद भारत। एक ऐसा भारत जहाँ पे हर सुबह आजादी की पहली किरण के साथ हो। क्या आप सोच सकते हैं, क्या आप महसूस कर सकते हैं उस डर को, जब पूरी फौज आपके सामने खड़ी हो और आपका हथियार सिर्फ आपका हौसला हो। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, now let me introduce you with our main characters who are leading this impactful act and whose voices will shake the rooms of this courtroom. Meet Advocate Shanaya Malhotra as Rosie, जो इंसाफ के साथ खड़ी हैं, Advocate इशिता शर्मा as Angel, जो डिफेंस में खड़ी हैं, जनरल रेजिनल्ड डायर एज समीर, जो इस केस के सस्पेक्ट हैं, हेनरी कॉलिंस एज उमर रजा, जो उसके सपोर्टर हैं, मार्था स्टीवंस एज अनन्या, जो विक्टिम कार्ड प्ले करती हैं, एंड जेम्स अलीना एज अलीना, जिनके एक वर्ड से पूरा केस बदल जाता है। ये थे हमारे कुछ मेन कैरेक्टर्स, पर ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स हैं जिन्हें आप इस केस में देखेंगे। आखिर क्या हुआ था उस दिन, किस वजह से वो दिन हमारे इतिहास में ठहर गया? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 13 अप्रैल 1919 पंजाब जलियांवाला बाग की। किसकी गलती थी? कौन था वो जिसने धूप भरी आसमान में गोलियों की बरसात करा दी? क्यों आज तक जलियांवाला बाग की दीवारों पर खून के धब्बे हैं? क्यों आज तक वहां पर गोलियों की गूंज सुनाई देती है? क्यों आज भी वहां पे चीखे हवा को चीरती हुई इंसानियत पर सवाल छोड़ जाती है? आज हम उसी केस को पेश करेंगे, वो कहानी जो लिखी गई हर एक बूंद खून से, हर चीख से, हर घुटते हुए दम से। उस दिन लाशों के लाखों ढेर गिर गए, पहचानना मुश्किल था कौन कहाँ है, कौन किसका है, कौन जिंदा है और कौन जा चुका है। उस दिन जलियांवाला बाग में रोशनी नहीं, मातम था, सिर्फ और सिर्फ मातम। और तभी हमारे लोगों के दिलों में डर नहीं, हिम्मत जागी, क्योंकि जो हुआ वो कोई हादसा नहीं, दबा देने वाली, मिटा देने वाली, कुचल देने वाली सोची समझी साजिश थी, एक चाल थी। अब हम देखेंगे कि कैसे सच अदालत के सामने आता है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस केस को दफन करने की बहुत कोशिश करी, कागजों में, गवाहों में, हर एक आवाज में जिसने उठना चाहा, पर एक इंसान थे जिसने पूरी हुकूमत को चुनौती दी, जिसने कहा कि सच दबेगा नहीं और इंसाफ रुकेगा नहीं, और उनका नाम था एडवोकेट शनाया मल्होत्रा, पूरे देश की आवाज। और अब हम देखेंगे कि सच अदालत के सामने कैसे आता है, कैसे हर गवाह, हर सबूतों ने हर किसी को चौंका दिया, अचंभित कर दिया। तो आइए इसी के साथ इस ऐतिहासिक मामले की फर्स्ट हियरिंग शुरू करते हैं, और शुरुआत होगी हमारी मिस इशिता शर्मा की काउंसिल असिस्टेंट, जो कि है काव्य सक्सेना एस बेबो से। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। I am शनाया मल्होत्रा, I am the prosecutor of this case, और ये रहा मेरा वकालतनामा फाइल। गुड आफ्टरनून माय लॉर्ड, मैं एडवोकेट मिस काव्या सक्सेना, ये रहा मेरा वकालतनामा, और मैं मिस इशिता शर्मा की को काउंसिल हूँ। मैं मिस शनाया मल्होत्रा के डिफेंस में बोलूंगी। यू मे प्रोसीड। माय लॉर्ड, इंडियन हिस्ट्री में कई दर्दनाक चैप्टर है, लेकिन जलियांवाला बाग एक चैप्टर नहीं, एक जिंदा जख्म है, जो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, जहां पर रोलेट एक्ट के अगेंस्ट हजारों हिंदुस्तानी प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनको तो मार्शल लॉ के बारे में पता ही नहीं था। इसका फायदा उठाया जनरल डायर और उसकी आर्मी ने। उसने न जाने कितनी हिंदुस्तानियों की जान ली, और फायरिंग करके सिर्फ उन्होंने रूल नहीं तोड़ा, उन्होंने इंसानियत तोड़ी है। तो मैं कोर्ट से दरख्वास्त चाहूंगी कि जनरल डायर को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड।
ऑब्जेक्शन ग्रांटेड। यहाँ पे मिस सनाया मल्होत्रा, मेरे प्रोसिक्यूशन की बातें और स्टेटमेंट काफी इमोशनल है, लेकिन इमोशनल स्टेटमेंट से यह साबित नहीं कर सकती कि मेरे क्लाइंट जनरल डायर गिल्टी है। माय लॉर्ड, आप भी इस बात को जानते हैं, पब्लिक भी इस बात को जानती है, मिस मल्होत्रा भी इस बात को जानती है कि केस सॉलिड एविडेंस पर चलता है, ना कि इमोशंस पर, और ये इमोशंस के जरिए मेरे क्लाइंट जनरल डायर को गलत नहीं कह सकती। डू यू वांट टू से समथिंग एडवोकेट शनाया? जी हाँ माय लॉर्ड, मैं अपने साथ एक सबूत नहीं, एक आवाज साथ लाई हूँ जो जलियांवाले बाग में गोलियों के नीचे दबा दी गई थी, और वो आवाज है मोहनलाल, एक 16 साल का टीनेजर बॉय जिसने इस खौफनाक हादसे में अपनी माँ और अपनी 6 साल की बहन को खो दिया। तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगी कि मोहनलाल को कटघरे में बुलाया जाए। इजाजत है। मोहनलाल कटघरे में हाजिर हो। बाजी आ रही है, बहुत गंदी बाजी आ रही है। गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। गीता पे हाथ रख के कसम खाऊंगा, जो बोलेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं। तो मोहनलाल, उस दिन जलियांवाले बाग में क्या हुआ था? उस दिन बैसाखी का त्योहार था, चारों ओर खुशियों का माहौल था, लोग अपने बच्चे को कंधे पे लेके घूम रहे थे, और कुछ ही मिनट बाद वो त्योहार खूनों की बारिश में बदल गया। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ग्रांटेड। यहाँ मोहनलाल की बातें यह साबित नहीं कर सकती कि मेरे क्लाइंट जनरल डायर गिल्टी है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। उन्हें इन्फॉर्मेशन भेजी गई थी कि जलियांवाले बाग में कर्फ्यू लगाने के बावजूद भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और माय लॉर्ड प्रोटेस्ट ही नहीं, वहाँ पे लोग अंधाधुंध हथियार लेकर लोगों को ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ भड़का रहे थे, जिससे कि मेरे क्लाइंट जनरल डायर को वहाँ पे फायरिंग का ऑर्डर देना पड़ा। हथियार? अब किन हथियारों की बात कर रही है मिस सक्सेना? वो कड़े जो उनके हाथों में थे, या उन कागजों की जिसमें वो सच्चाई की रोशनी जगा रहे थे? अगर उन हथियारों की बात कर रही है तो थे वो हथियार, और उन्हीं से डरा हुआ था आपका क्लाइंट जनरल डायर, और उसी ने अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ पे फायरिंग करवाई। माय लॉर्ड, ये फिर वही बातें दोहरा रही है। मैं इनसे पहले भी कह चुकी हूँ कि इमोशन पे बेस पे आप केस को पेचीदा बनाने की कोशिश कर रही है। इनके पास अभी भी ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है जिससे कि यह साबित कर सके कि उस दिन जो भी फायरिंग हुई वह एक सोची समझी साजिश थी। माय लॉर्ड, अगर ये अब भी यही बातें बोलती गई तो मैं ये चाहती हूँ कि इस केस को यही रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि इनके पास अभी तक भी ऐसा कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। सबूत है मिस सक्सेना, मैंने अभी तक अपने विटनेस से काफी सवाल पूछे ही नहीं है, तो मैं अपनी पूछताछ जारी रखने के लिए इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। तो मोहनलाल, क्या उस दिन लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए भी हथियार उठाए थे? नहीं मैम, उस दिन तो लोगों को अपने बचने का समय भी नहीं मिला। जब लोग अपने बचने के दरवाजे की तरफ भागने लगे तो जनरल डायर ने दरवाजे बंद करवा दिए और अंधाधुंध फायरिंग करवा दिया। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, जैसे कि मेरे विटनेस ने कहा कि उनको पास तो वहाँ पे बचने का भी समय नहीं था, और आप उनको हमलावर कह रही है। अगर वो हमलावर थे भी तो क्यों मिलिट्री ऑफिसर का एक भी आदमी नहीं मरा, सिर्फ और सिर्फ मासूमों की जान गई, और जो लोग वहाँ से बचकर गेट की तरफ भागने लगे वो भी गेट बंद करवा दिया गया। वो गेट जो हमेशा खुला रहता था, ये साफ साफ जाहिर करता है कि ये सब एक तरफा सोची समझी साजिश थी। क्या आपका कुछ कहना है मिस सक्सेना? नहीं माय लॉर्ड, मैं इस केस को डीपली स्टडी करने के लिए कुछ टाइम मांगना चाहती हूँ। मैं मोहनलाल को भेजने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। का समय देती है। द कोर्ट इज डिसमिस्ड फॉर टुडे। इस हियरिंग में देखा कि कोर्ट रूम में अभी भी मोहनलाल के शब्द गूंज रहे थे। एक टीनेजर जिसने अपनी माँ और बहन को जलियांवाले बाग की गोली की बरसात में खो दिया, उसकी आंखों का दर्द और उसकी गवाही ने ब्रिटिश क्राउन की दीवारें हिला दी थी। मिस शनाया मल्होत्रा की काउंसिल असिस्टेंट अपना प्रोसिक्यूशन समाप्त करती हैं और कहती हैं, माय लॉर्ड, ये गवाह सिर्फ कहानी नहीं, एक सच है, एक ऐसा सच जो इंसानियत के खिलाफ किए गए जुल्म को साबित करता है। अब देखते हैं कि सेकंड हियरिंग क्या नया मोड़ ला पाती है। क्या मिस इशिता शर्मा कोई ऐसा केस ला पाएंगी जिससे ये केस बदल के रख देंगे, या फिर नहीं? सही जगह पे खड़े हो जाए, जज साहब बता रहे हैं। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। गुड मॉर्निंग माय लॉर्ड, मैं इशिता शर्मा आज डिफेंस में बोल रही हूँ, और ये रहा मेरा वकालतनामा। गुड आफ्टरनून माय लॉर्ड, आई एम दिव्यांशी, को असिस्टेंट ऑफ मिसेस सनाया मल्होत्रा। आज मिसेस सनाया के फेवर में मैं ये केस हैंडल करने वाली हूँ। माय लॉर्ड, आज इससे पहले इस कोर्ट में मैं अपनी विटनेस बुलाऊं, मैं चाहती हूँ कि मैं मिस शनाया की विटनेस मोहनलाल को एक बार क्रॉस एग्जामिन करूं। इजाजत है। मोहनलाल कटघरे में हाजिर हो।
गीता पे हाथ रख के कसम खाइए जो भी बोलेंगे सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। गीता पे आगे थे कसम खाया जो बोलूंगा सच के अलावा कुछ नहीं। तो मिस्टर मोहनलाल बताइए, क्या आप उस दिन 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में मौजूद थे? ये हमें मौजूद था। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, उस दिन ओपन फायरिंग के दौरान सिर्फ एक ही इंसान का बचना, इट्स काइंड ऑफ स्ट्रेंज। एनीवेज माय लॉर्ड, मैं मिस्टर मोहनलाल को वापस भेजने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। माय लॉर्ड, अब मैं अपने विटनेस के तौर पर मोहनलाल के पिता मिस्टर कृपाल सिंह को कटघरे में बुलाना चाहती हूँ। इजाजत है। कृपाल सिंह कटघरे में हाजिर हो। गीता पे हाथ रख के कसम खाइए जो भी बोलेंगे सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ, जो कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो मिस्टर कृपाल सिंह बताइए, क्या आप ब्रिटिश मिलिट्री में थे? जी हाँ, मैं रॉयल इंडियन आर्मी में टेक्नीशियन था। टेक्नीशियन या फिर एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट? हाँ, एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट। लेकिन मिस्टर कृपाल सिंह, जितना पूछा जाए सिर्फ उतने का जवाब दें। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ये इंसान ब्रिटिश मिलिट्री में एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट था, मतलब बॉम्ब बनाने का एक्सपर्ट। अगर क्राउड में कहीं भी प्रोटेस्ट हो, रिबेलियन हो या फिर कहीं भी धमाल हो, तो ऐसे लोग सबसे पहले किसे अप्रोच करते हैं? एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट को, राइट मिस्टर कृपाल सिंह? जी माय लॉर्ड, अब मैं चाहती हूँ मिस्टर कृपाल सिंह को वापस भेजूं। इजाजत है। माय लॉर्ड, अब आप ही बताइए, जो इंसान बॉम्ब बनाता हो, एक्सप्लोसिव बनाता हो, उसका घर का बेटा कोई भी इनोसेंट क्राउड का हिस्सा कैसे हो सकता है? ऑब्जेक्शन वापस ऑब्जेक्शन ओवररूल होना चाहिए माय लॉर्ड। यहाँ पे मैं इमोशंस की बात नहीं कर रही, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ पुख्ता सबूतों की, और यहाँ पे मेरे पास कुछ ऐसे सबूत भी हैं जिससे ये साबित हो जाएगा कि मिस्टर कृपाल सिंह और उनका बेटा कोई भी इनोसेंट क्राउड का हिस्सा नहीं है। मैं सबूत पेश कर सकती हूँ माय लॉर्ड? इजाजत है। माय लॉर्ड, ये कुछ किताबें हैं जो मिस्टर कृपाल सिंह के द्वारा लिखी गई हैं, और इन किताबों में, उनकी कविताओं में बड़े अच्छे से लिखा है कि कैसे वो लोगों को उकसाते हैं, भड़काते हैं, वो भी ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। माय लॉर्ड, अब आप ही बताइए कि जो इंसान अपनी किताबों में लोगों को उकसाता हो, भड़काता हो, वो भी ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ, वो कोई भी और उनका बेटा कैसे किसी भी इनोसेंट क्राउड का हिस्सा कैसे हो सकता है? आप कुछ कहना चाहेंगे मिस दिव्यांशी? यस माय लॉर्ड, मेरे पास इस केस को लेकर विटनेस के तौर पर एक जीता जागता सबूत है, और वो है वीर कौर, एक ऐसा इंसान जिन्होंने उस हादसे में अपने पूरे परिवार को खो दिया। तो आज मैं वीर कौर को इस कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। वीर कौर कटघरे में हाजिर हो। गीता पे हाथ रख के कसम खाइए जो भी बोलेंगे सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ, जो बोलूंगी सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी। तो वीर कौर बताइए, क्या आप उस दिन हादसे में मौजूद थी? जी नहीं मैम। आपके परिवार से किस किस की हत्या की गई? मेरी भाई, मेरे छोटी बहन, मेरे माँ और पिताजी। अब बताइए, ब्रिटिशर्स ने आपके परिवार की हत्याकांड में मौत की कितनी कीमत लगाई? जज साहब, ये अंग्रेज तो हम हिंदुस्तानियों की कोई जान की कीमत ही नहीं समझते, ये तो मुझे 25 रुपए का मुआवजा दे रहे थे। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, इनके परिवार की मौत की कीमत सिर्फ 25 रुपए मुआवजा लगाई गई। क्या किसी इंसान की मौत की कीमत सिर्फ और सिर्फ 25 रुपए है, जो ये ब्रिटिशर्स इन्हें भीख के तौर पर दे रहे हैं? आप कुछ कहना चाहेंगे मिस इशिका? जी नहीं माय लॉर्ड, मैं इस केस को स्टडी करने के लिए कुछ और समय चाहती हूँ। अब आप जा सकते। ठीक है, सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये कोर्ट आपको 2 दिन का समय देती है सारे सबूतों को इकट्ठा करने के लिए। द कोर्ट इज एडजर्न फॉर 2 days। ये थी हमारी सेकंड हियरिंग। इस हियरिंग में आपने देखा कि कोर्ट रूम में कैसे एक गहरी खामोशी छाई रही, जैसे समय खुद रुक सा गया हो। मोहनलाल के पिता की गवाही ने एक नई उलझन पैदा करी, पर वीर कौर के शब्द ने क्राउन के जुल्मों को और भी गहरा कर दिया। उसने कहा कि इंसानियत की कीमत सिर्फ 25 रुपए रखी गई हो, जैसे जिंदगी एक हिसाब की किताब हो और खून बस एक ब्याज। इसी के साथ एडवोकेट शनाया की आवाज इंसाफ की पुकार बन जाती है, पर एडवोकेट इशिता क्राउन के लिए वक्त मांगती है।
अब हम आगे हियरिंग में देखेंगे क्या एडवोकेट इशी तक कोई ऐसा सॉलिड एविडेंस ला पाती है जो क्राउन की ढाल बन के उसको बचा ले, या फिर इंसाफ की पूरी सुई एडवोकेट शनाया के हक में झुक जाएगी। ये हम देखेंगे आगे की थर्ड हियरिंग में। इसी के साथ हम अब शुरू करते हैं हमारी थर्ड हियरिंग। सभी अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाए, जज साहब बता रहे हैं। आप सभी बैठ जाइए। आज की कार्यवाही शुरू की जाए। सारे एविडेंस को कलेक्ट कर लिए हैं तो पेश कीजिए। जी हाँ माय लॉर्ड, आज मेरे विटनेस के तौर पे और सबूत के तौर पे मैं मिस्टर हेनरी कॉलिंग मिलिट्री मैन को कटघर में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। हेनरी कॉलिंग कटघरे में हाजिर हो। Put your hands on Bible, swear to say truth, only the truth. I swear on the Bible, I tell the truth, the whole truth, nothing but the truth. So, Mr. Henry Collins, बताइए क्या आपने पब्लिक को वार्न किया था? क्या आपने उन्हें वार्निंग दी थी कर्फ्यू के बारे में? जी एडवोकेट इशिता, मैंने लोगों को पहले ही वार्न किया था कि कर्फ्यू लग चुका है, लेकिन लोगों ने मेरी बात मानी नहीं और अपने हाथों में हथियार लेके आगे बढ़ने लगे। Point to be noted, my lord. यहाँ पे मेरे विटनेस ने लोगों को वार्न किया था, फिर भी लोग नहीं माने और हाथ में हथियार लिए जलियांवाला बाग की तरफ आगे बढ़ते रहे। अब मैं चाहूंगी मैं अपने विटनेस को वापस भेजूं। इजाजत है। Objection, my lord. ऑब्जेक्शन ग्रांटेड। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मासूमों की भी जान ले लेंगी। मिस शनाया, मेरी बात ये है, मेरा फैक्ट ये है कि अगर कर्फ्यू लगा है तो पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसका पालन करे। लेकिन यहाँ क्या हुआ माय लॉर्ड? यहाँ पे वार्निंग दी गई, कर्फ्यू लगाया गया, सिचुएशन टेंस थी, लेकिन पब्लिक फिर भी नहीं मानी और लोग हाथ में हथियार लिए आगे बढ़ते चले गए। मिस इशिता, आप कहना क्या चाहती हैं? साफ कहिए। मेरा पॉइंट सिंपल है माय लॉर्ड, यहाँ पे पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लोग अगर कर्फ्यू लगा है तो वो उसका पालन करें, मगर माय लॉर्ड यहाँ पे पब्लिक ने खुद ही रूल्स को ओपनली वायलेट किया है, तो इस सिचुएशन में पब्लिक गिल्टी है माय लॉर्ड एज वेल एज, और इसके साथ एटलीस्ट पार्शियली रिस्पॉन्सिबल तो है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ग्रांटेड। अगर पब्लिक ने रूल तोड़ा भी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ओपन फायरिंग करवा देंगे उन इनोसेंट लोगों पर। मिस शनाया, यहाँ पे बात इनोसेंट की नहीं है, यहाँ पे बात है कि अगर रूल्स ब्रेक हुआ है तो एक्शन तो होगा ही। एक्शन? किस एक्शन की बात कर रही है जिससे मासूमों की लाशें बच गई? मिस इशिता और मिस शनाया, प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ कोर्ट। सॉरी माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, यहाँ पे मिस शनाया सिर्फ भावनाओं में बह रही है। मैं उनसे चाहूंगी कि अगर उनके पास कोई पुख्ता सबूत है तो वो कोर्ट में पेश करें, वरना इस कोर्ट का कीमती वक्त जाया ना करें। मिस शनाया, क्या आपके पास कोई पुख्ता सबूत है इन सब के खिलाफ? जी हाँ माय लॉर्ड, अब मैं विटनेस के तौर पर मिलिट्री पायलट ओलिवर रीड को बुलाना चाहूंगी, तो क्या इजाजत है? इजाजत है। ओलिवर रीड कटघरे में हाजिर हो। Put your hand on Bible, swear to say truth, only the truth. I swear on the Bible to tell the truth, the whole truth and nothing but the truth. माय लॉर्ड, ये है ओलिवर रीड। ये एक मिलिट्री पायलट है और उस दिन जलियांवाला बाग में 12 फुट की ऊंचाई से ये अपना प्लेन उड़ा रहे थे, और इसका ऑर्डर किसने दिया था? जनरल डायर ने। क्यों? क्योंकि उस बाग में प्रेजेंट लोगों की साइज पता कर सके, सिर्फ इसलिए। तो ओलिवर रीड, बताइए कि आपको प्लेन उड़ाने का ऑर्डर किसने दिया? जी, मैं 13 अप्रैल को अपने सीनियर मिलिट्री ऑफिसर के कहने पर प्लेन उड़ा रहा हूँ। Objection, my lord. ऑब्जेक्शन ग्रांटेड। My lord, वो प्लेन सिर्फ एक इंडियन सोल्जर को अमृतसर से जलंधर छोड़ने जा रहा था। अगर वो सिर्फ इंडियन सोल्जर को छोड़ने जा रहा था तो उस मिलिट्री प्लेन की एंट्री मिलिट्री बुक में क्यों नहीं की गई, जबकि मिलिट्री अपनी हर एक एंट्री बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से नोट डाउन करती है? मिस शनाया, उसके बाद हुए गंभीर हादसे जलियांवाला बाग में मैं आपको बता दूं कि उसके बाद मिलिट्री को उस चीज को रिकॉर्ड करने का समय ही नहीं
समय नहीं मिला? ऐसे तो आप सबूत ढूंढने का भी समय नहीं मिलेगा अगर आप कहेंगे तो। माय लॉर्ड, उस प्लान का वहां पे मौजूद होना और जनरल डायर का ओपन फायरिंग करवाना, ये सब एक प्लान का हिस्सा है और जिसके मास्टरमाइंड सिर्फ और सिर्फ जनरल डायर है। माय लॉर्ड, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वहाँ पे मेरा क्लाइंट सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा था, उन्हें इंफॉर्मेशन मिली थी और इसी के अगेंस्ट मेरा क्लाइंट ने ओपन फायरिंग का आदेश दिया। और इसी बात को प्रूव करते टाइम मैं अपनी विटनेस को मार्था स्टीवन को बुलाने की इजाजत चाहूंगी। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, इस औरत का यहाँ पर क्या काम, वो तो उस दिन जलियांवाले बाग में थी भी नहीं। माय लॉर्ड, 10 तारीख में अमृतसर में एक डंडा फौज नाम का एक खतरनाक गैंग था जिसने उन दिनों काफी आतंक मचाया हुआ था। माय लॉर्ड, अब मैं चाहती हूँ कि मैं मार्था स्टीवन को कटघर में बुलाने की इजाजत चाहूँ। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ग्रांटेड। 10 तारीख की घटना का 13 तारीख की घटना से क्या लेना देना है? लेना देना है मिस शनाया, जैसे कि आपके पायलट का लेना देना था मेरे क्लाइंट जनरल डायर के गिल्टी होने से। और माय लॉर्ड, उस दिन की घटना को जाने बगैर हम मेरे क्लाइंट जनरल डायर के रूल के बारे में भी नहीं जान पाएंगे। सो अलाउ मी टू कॉल मिस मार्था स्टीवन। परमिशन ग्रांटेड। मिस मार्था स्टीवन कटघरे में हाजिर है। Put your hand on Bible, swear to say truth, only the truth. I swear on the Bible to tell the truth, the whole truth and nothing but the truth. So मिस मार्था स्टीवन, कोर्ट की जानकारी के लिए अपना परिचय दीजिए। I am Martha Stevens, a music teacher in Missionary College. तो मार्था स्टीवन बताइए, क्या आपने 11 तारीख की शाम को अमृतसर के पुलिस स्टेशन में FIR लिखवाई थी? जी। वह FIR किस बारे में थी? 10 तारीख की शाम। It's okay, मिस मार्था, tell us whenever you are comfortable. So मिस मार्था बताइए कि वो FIR किस बारे में थी? 10 तारीख की शाम को जब मैं अपना काम खत्म करके टीचर्स रूम से बाहर आ रही थी, तभी अचानक से कॉरिडोर में मुझे किसी ने पकड़ लिया और वो मुझे घसीट कर स्टोर रूम में ले गया। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, then he brutally raped me. ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ग्रांटेड। इस बात का जलियांवाले केस से क्या लेना देना? लेना देना है मिस शनाया। माय लॉर्ड, प्लीज अलाउ मी टू कंटिन्यू। कंटिन्यू। सो मिस मार्था स्टीवन बताइए, क्या ये वही इंसान है? Yes. माय लॉर्ड, ये इंसान है दलवीर सिंह, जो इंसान है जो है स्टूडेंट लीडर ऑफ दैट डंडा फौज गैंग। और इस इंसान ने ये गुनाह कबूल भी किया है, वो भी बड़े गर्व से, क्योंकि उनके हिसाब से ये कोई ब्रूटल एक्ट था ही नहीं माय लॉर्ड, ये एक क्रांति थी। और इसी के चलते माय लॉर्ड इन्हें हिरासत में ले लिया गया 12 तारीख की शाम को। अपने लीडर की हरास की न्यूज सुन के इनके गैंग वालों ने हथियार उठा लिए, डंडा उठा लिए और अगले ही दिन जब जलियांवाला बाग में प्रोटेस्ट चल रहा था, वो भी कोई नॉर्मल प्रोटेस्ट नहीं माय लॉर्ड, वायलेंट प्रोटेस्ट चल रहा था, वहां पे ये लोग घुल मिल गए और लोगों को उकसाना चालू किया, भड़काना चालू किया, वो भी ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ। तो माय लॉर्ड, मैं अभी मार्था स्टीवन को वापस भेजने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। और इसी के चलते माय लॉर्ड मेरे क्लाइंट जनरल डायर ने ये एक्शन उठाया हम सबकी सेफ्टी के लिए। मिस शनाया, क्या आप कुछ कहना चाहेंगी इन सबके बीच? जी नहीं माय लॉर्ड, मुझे कुछ और वक्त चाहिए और सबूत इकट्ठा करने के लिए। मिस शनाया, आपको कोर्ट की तरफ से फ्राइडे तक का समय दिया जाता है। देन द कोर्ट इज अंटिल फॉर द 1 वीक। कोर्ट रूम में तीसरी सुनवाई अपने शिखर पर पहुंचती है। सभी आंखें अब दोनों तरफ के वकीलों पर टिक जाती है। एडवोकेट इशिता शर्मा अपना पहला विटनेस कटघरे में बुलाती हैं, जो कि है हेनरी कॉलिंस। वो गवाही देता है कि जनरल डायर ने कर्फ्यू की वार्निंग दी थी, बट स्टिल people didn't listen to him and held a public gathering at Jallianwala Bagh, which was really insane. फिर एडवोकेट शनाया मल्होत्रा अपना दूसरा विटनेस
ओलिवर रीड, वो मिलिट्री का पायलट था। उसने गवाही दी कि कैसे उसने अपने हवाई जहाज के ऊपर से भीड़ का अंदाजा लगाया था। समुद्र में एक नहीं, जलियांवाला बाग में एक समुद्र जैसी भीड़ थी। ये तस्वीर और भी भयानक लगती है, लेकिन इशिता रुकती नहीं है। वो अपना तीसरा विटनेस कटघरे में बुलाती है, जो कि है मार्था स्टीवेंस। वो बताती है कि कैसे उनके साथ डंडा फौज के सीनियर स्टूडेंट ने उनके साथ ब्रूटली अटैक किया, बट द फैक्ट वाज शी वाज प्लेइंग अ विक्टिम कार्ड। अब जो पहले की सिंपैथी सनाया के पास थी, अब वो इशिता के पक्ष में झुकती हुई नजर आ रही थी। आइए अब देखते हैं कि फोर्थ हियरिंग क्या नया मोड़ लाती है। सभी अपने अपनी जगह पे खड़े हो जाओ, जैसा आप बता रहे हैं। आप सभी लोग बैठ जाइए, आज की कार्रवाई शुरू की जाए। कमीशन आया, कोर्ट ने आपको जो एविडेंस लाने को बोला था, आप एविडेंस लाइए। जी हाँ माय लॉर्ड, मैं अपने सबूत लाने से पहले मैं मार्था स्टीवन को फिर से कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। मार्था स्टीवन कटघरे में हाजिर हो। Put your hands on Bible, swear to say truth, only the truth. I swear on the Bible to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. तो मार्था स्टीवन, आपने कहा कि तनवीर आपको घसीट के ले गया था, क्या आप चिल्लाई थी? कोई आया था बचाने? हाँ मैं चिल्लाई थी, लेकिन स्कूल कॉलेज बंद हो चुका था और किसी ने कुछ नहीं सुना। मगर माय लॉर्ड, स्कूल का चर्च खुला था और वहाँ पर उस टाइम बहुत भीड़ थी। मैंने लोगों से पता लगाया तो वहाँ पे उनको कोई आवाज सुनाई नहीं दी। आई वंडर्ड व्हाई। खैर, आपने क्या नाइन सिपनी किताब पढ़ी है? हाँ पढ़ी है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ग्रांटेड। What is do with the case, Miss Shania? Miss Ishita, it has everything to do with the case. Let just be complete. कंटिन्यू मिशन आया। Thank you, Your Honor. क्या आपने नाइन सिपनी किताब पढ़ी है? हाँ पढ़ी है। किसने लिखी है वो किताब? जॉर्ज क्रिशन ने 1876 में। वाह, आपको साल भी याद है। कितने बार पढ़ी, कितने बार सुनी है आपने किताब? 3 बार सुनी है। मैंने 3 बार सुनी है, पढ़ी नहीं है। किससे सुनी है आपने? आप क्यों बताएंगी? मैं बताती हूँ, इन्होंने तनवीर सिंह के मुंह से स्टोर रूम में सुनी है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। सस्टेन। My lord, she is trying to manipulate my client. This kind of question can't be acceptable in this court. इनके पास तो कोई सबूत भी नहीं है। ये किताब देख रही है आप? यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि तनवीर loves MS। क्या ऐसे ही किताब अपने स्टूडेंट्स को देती है? माय लॉर्ड, ये इनकी सेंसिटिविटी। किस बारे में बात कर रही है? तनवीर अपना गुनाह पहले ही कबूल कर चुका है। वो चाहता तो आपके खिलाफ गवाही दे सकता था, लेकिन आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो एक हिंदुस्तानी था, या आपका ओहदा आपके प्यार से ज्यादा बड़ा है? इतना ज्यादा बड़ा कि ये जानते हुए भी कि वो इंसान आपके लिए जान भी दे सकता था, फिर भी आपने ऐसा किया। Enough, I can't do this anymore. I am sorry. I really love him. तनवीर is innocent. उस दिन इवनिंग में 5:30 के करीब हम मिले और प्रिंसिपल ने हमें साथ में देख लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। अगले दिन पुलिस ने मुझे एक डील ऑफर की कि मैं तनवीर को रेप के लिए फ्रेम कर दूं, अदरवाइज दे वुड किल हिम और मेरी पूरी रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। I am sorry. I had no other choice. मिस इशिता, आप यहाँ पे कुछ कहना चाहेंगी? जी नहीं माय लॉर्ड, मैं अभी कुछ नहीं कह सकती। ऑल राइट, सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि प्रिंसिपल पुलिस मार्था स्टीवंस पर इंक्वायरी बिठाई जाए। की इजाजत चाहूंगी, जो है इमरान अंसारी। इजाजत है। इमरान अंसारी कटघरे में हाजिर हो।
कुरान पे हाथ रख के कसम खाइए, जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। मैं कुरान पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो बोलूंगा सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। माय लॉर्ड, ये है इमरान अंसारी और आज ये इनकी हालत देख सकते हैं। ये एक जनरल डायर के मिलिट्री के हिस्सेदार थे और इनकी ये हालत का जिम्मेदार और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ जनरल डायर है। तो इमरान अंसारी, आप बताइए कि आपकी ये हालत कैसे और किसने की? योर ऑनर, उस रात मैं मिलिट्री टीम से 25 लोग के साथ घूमने गया था, जिसमें से मैं 15 मिनट लेट होने के कारण मुझे जनरल डायर ने लोहे के जूते से मारा था। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। सस्टेन। जनरल डायर ने अपने ही मिलिट्री मेंबर के साथ ये सलूक किया। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ग्रांटेड। माय लॉर्ड, वो उस इंसान की सजा थी क्योंकि वो लेट था इंफॉर्मेशन पहुंचाने में, और इसी बात का सबूत मैं अपने क्लाइंट जनरल डायर के पास इंसिडेंट से देना चाहूंगी कि माय लॉर्ड, जब मेरा क्लाइंट जनरल डायर लंदन में ट्रांसफर था वॉर के दौरान, तब वहां पे उनके ही मिलिट्री मैन ने 15 मिनट, माय लॉर्ड, सिर्फ 15 मिनट देरी कर दी थी, वो भी किस बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाने में। और माय लॉर्ड, अगर मैं आपको बता दूं मिशन आया कि 1.5 मिनट 15 मिनट से 10 गुना ज्यादा होता है। आप कुछ कहना चाहेंगे मिस शनाया? जी हाँ माय लॉर्ड, उससे पहले मैं इमरान अंसारी को भेजने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। अब मैं अपने विटनेस के तौर पर जनरल डायर को कटघरे में बुलाना चाहूंगी। इजाजत है। जनरल डायर कटघरे में हाजिर हो। Put your hand on Bible, swear to say truth, only the truth. I swear on the Bible to tell the truth, nothing but the truth. तो जो मिस सुचिता कह रही है, क्या वो बात सही है मिस्टर? जी सच है। तो आपने इमरान अंसारी को इसलिए मारा क्योंकि वो लेट था या फिर वो एक हिंदुस्तानी था? ऐसा कुछ नहीं है मिशन आया, रूल्स आर इक्वल फॉर एवरीवन। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, जनरल डायर ने कहा कि रूल्स आर इक्वल फॉर एवरीवन, जबकि वहां पे 25 लोगों के लेट होने पर सिर्फ और सिर्फ लोहे के जूते किस पे बरसाए गए? इमरान अंसारी पे। क्यों? क्योंकि वो एक हिंदुस्तानी था। अब मैं कुछ मिलिट्री रिकॉर्ड दिखाना चाहूंगी। तो इस मिलिट्री रिकॉर्ड में साफ साफ पता चल रहा है कि जनरल डायर को एक डिसऑर्डर है, जिस डिसऑर्डर का नाम है इंटरमीडिएट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ग्रांटेड। माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट की पर्सनल लाइफ से इस केस का क्या लेना देना? लेना देना है मिस सुचिता, पेशेंस प्लीज। तो माय लॉर्ड, इस डिसऑर्डर का मतलब है अपने गुस्से पर काबू न कर पाना। ये शुरू हुआ था इनकी बचपन की स्टोरी से। तब ये स्कॉटलैंड में अपनी पढ़ाई कर रहे थे, तब इनके हकलेपन की वजह से इनको कुछ हिंदुस्तानी चिढ़ाया करते थे। इनके दिमाग में खून उसके लिए बहुत ज्यादा था और इनके पिता भी बहुत ज्यादा नफरत करते थे हिंदुस्तानियों से। जैसे जैसे ये बड़े होते गए, हिंदुस्तानियों के लिए नफरत बढ़ती गई, इतना ज्यादा बढ़ गई कि ये नहीं दिखाई दिया कि आर्मी का टैंक उस बाग में नहीं जा सकता था। तो इनका मानना था कि उनको बंदूकों से नहीं, तोपों से उड़ाया जाए, और ये he wanted to tear them into pieces. You are not a warrior, you are murderer. तुम्हें घृणा आती है हिंदुस्तानियों से। उस दिन तुमने उन हिंदुस्तानियों पे गोलियां नहीं चलाई, तुमने उन बच्चों पे गोलियां चलाई है जो तुम्हें हकला हकला करके बुलाते थे, क्योंकि तुमको हो हकले, तुम दिमाग, तुम आत्मा, तुम सब तरफ से हकले हो। Shut up, you Indian! I will kill you and tear your body into pieces and throw in the dustbin. देखा आपने ऑर्डर कैसे इनका गुस्सा अभी भी काबू में नहीं है, और इसी वजह से वहां पे जलियांवाले बाग में भी नहीं था। उन्होंने उन हिंदुस्तानी बच्चों का बदला सारे हिंदुस्तानियों से लिया था। You want to say something मिस सुचिता? माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट के गुस्से से निकले हुए कुछ शब्द कन्फेशन नहीं हो सकते, मगर माय लॉर्ड, मैं कुछ और समय चाहूंगी ताकि मैं इस केस को और डीपली स्टडी कर सकूं। मैं जनरल डायर को वापस भेजने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। Dismissed till 14 days. कोर्टरूम का माहौल बाकी दिनों से कुछ अलग था। मिस्टर नाया मल्होत्रा के चेहरे पे एक शांति थी, एक ऐसी शांति जो बाद में सबको शॉक कर देती है। वो अपना पहला विटनेस कटघरे में बुलाती हैं, जो कि है मार्था स्टीवेंस। वो अपना बयान कबूल करती है कि कैसे उनको ब्रिटिश पुलिस ने तनवीर पर एक झूठा केस, एक
को कहा, एक ऐसे इंसान पर जिससे वो प्यार करती थी। अगर वो ऐसा नहीं करती तो they would kill him and also drag her reputation badly. सभी अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाए। जज साहब बता रहे हैं। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। माय लॉर्ड, आज की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं कुछ इंफॉर्मेशन कोर्ट के रिकॉर्ड में लिखवाना चाहती हूँ। यू में प्रोसीड। माय लॉर्ड, जैसा कि आपने देखा होगा कि आज मिस शनाया इस कोर्ट में मौजूद ही नहीं है। यस, यू आर राइट, बट व्हाट्स द रीजन? माय लॉर्ड, इनका रीजन ये है कि मिस शनाया के दिए हुए सारे एविडेंस, सारे सबूत इलीगल थे। उन्होंने ये सारे सबूत मिलिट्री ऑफिसर से निकाले थे, वो भी बिना किसी परमिशन से। ना उन्होंने क्राउन से परमिशन ली, ना गवर्नमेंट से, और ना ही मिलिट्री से। सो माय लॉर्ड, मैं चाहूंगी कि मिस शनाया की एंट्री इस कोर्ट में ना करी जाए और फैसला मेरे क्लाइंट जनरल डायर के पक्ष में लिया जाए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। यू में सस्टेन। मेरा नाम नीतीश शर्मा है और मैं मिस शनायरा का को असिस्टेंट हूँ और मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूँ। जी कहिए। मेरी सीनियर एडवोकेट किसी रीजन से अभी कोर्ट में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए मैं आपसे कुछ समय चाहता हूँ। ठीक है मिस्टर शर्मा, ये कोर्ट मिस शनाया के लिए 10 मिनट का समय देती है और ठीक 10 मिनट बाद ये कोर्ट जुडिशरी मेंबर्स के वोटिंग के अकॉर्डिंग इस केस का फैसला करेगी। माय लॉर्ड, मैं चाहती हूँ कि मिस शनाया को समय ना दिया जाए, क्योंकि वो इतने समय से हमारे को गलत एविडेंस, गलत सबूत देकर भी हमारे कोर्ट का समय बर्बाद ही कर रही हैं। मिस रीता, इस कोर्ट के भी कुछ नियम और कानून होते हैं जिनके तहत ये कोर्ट मिस्टर शर्मा को 10 मिनट का समय दे रही है और क्योंकि कोर्ट हमेशा निष्पक्ष फैसला करती है। ठीक है मिस्टर शर्मा, तो आपको दिया हुआ 10 मिनट का समय समाप्त हो चुका है और अभी तक कोर्ट में मिस शनाया नहीं भी आई हैं, तो अब ये कोर्ट जुडिशरी मेंबर्स के अकॉर्डिंग इस केस का फैसला करेगी। और जुडिशरी मेंबर्स ने फैसला लिया है कि जनरल डायर नॉन गिल्टी है और ये कोर्ट इन्हें बाइज्जत बरी करती है। रुकिए माय लॉर्ड, ये फैसला एकदम गलत है। मिस शनाया, यू आर नॉट अलाउड इन द कोर्ट रूम। आई डोंट केयर अबाउट योर परमिशन। मैं यहाँ पे सच बोल रही हूँ, आपको मेरे साथ सुनना होगा। मिस शनाया, ये कोर्ट इलीगल एविडेंस का भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये शायद आप लोगों की शादी से लगी, आप जानबूझ के मेरे एविडेंस को रिजेक्ट कर रहे हो। शायद आप सबकी जेब जनरल डायर के पैसे से भर चुकी है। मिस शनाया, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स। आई नो माई लिमिट्स। मैं यहाँ पे सिर्फ सच बता रही हूँ। शायद ये कोर्ट से एक तमाशा बन के रह गया और आप सब उस तमाशा के हिस्सा हो। मिस शनाया, गेट आउट फ्रॉम हियर। मिस शनाया को कोर्ट से बाहर ले जाया जाए। कोर्ट इस केस के फैसले की सुनवाई फ्राइडे को करेगी। द कोर्ट इज डिसमिस्ड टिल फ्राइडे। तो ये थी हमारी 5th हियरिंग। आपने इस हियरिंग में देखा कि कैसे एडवोकेट शनाया के चेहरे पे ना कोई सिकन था, ना कोई डर। वो कोर्ट रूम में खड़ी होती है। कोर्ट के लगातार उनके सारे एविडेंस को इलीगल साबित करने से वो परेशान हो चुकी थी और उन्हें अब ये भी समझ आ चुका था कि अगर उनको सच को सबके सामने लाना है तो वो कानून की राह पे चल के नहीं होगा, अदालत के राह पे रह कर नहीं होगा। ये कभी हो ही नहीं सकता। वो कोर्ट में खड़ी होती है और सिस्टम पे क्वेश्चन करती है। वो ना सिर्फ कोर्ट ने, बस कोर्ट और उसके जजेस को करप्टेड बोलती है, डायरेक्टली करप्टेड और घूसखोर बोलती है। और इसका अंजाम क्या हुआ? उन्हें हिरासत में ले लिया गया, उन्हें कस्टडी में ले लिया गया और उनके खिलाफ सीरियस चार्जेस भी लगाए जाए। अब हम आगे देखेंगे कि क्या ये केस यही दफन हो जाएगा जैसे कि आज तक होता आया है और एडवोकेट इशिता जो क्राउन के डिफेंस में है वो सिस्टम को बचा पाएगी, या फिर इस केस में एडवोकेट शनाया की वापसी होगी। ये अब इन सब का हमें जवाब मिलेगा हमारी आखिरी और 6th हियरिंग में, क्योंकि ये डिसाइड होगा सारे जजेस के डिसीजन पे कि क्या केस जस्टिस के हक में होता है या फिर क्राउन के। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं हमारी 6th और आखिरी हियरिंग। आप सभी बैठ जाइए। लगाए गए थे, आज उसकी सुनवाई होगी और आपने जो ब्रिटिशर्स और हाई कोर्ट के साथ बदतमीजी से बात की थी उसके लिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी।
माय लॉर्ड, मैं माफी जरूर मांगूंगी, लेकिन उस क्राउन से नहीं, अपने पूरे देश से मांगूंगी, क्योंकि मुझे एक बात समझ आ गई है कि इनकी अदालतों में सिर्फ और सिर्फ हमारे लोगों के साथ नाइंसाफी ही हुई है। What nonsense is this? मेरी सबसे बड़ी गलती तो यही थी कि मुझे लगता था कि अदालतों में हार और जीत का फैसला होता है, लेकिन मुझे एक बात समझ आ गई है कि अदालतों में हार और जीत का नहीं, सही और गलत का फैसला होना चाहिए, जो कि आपकी अदालतों में कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ तो सच बोलने वालों पे बंदूकें तानी जाती है। अगर आपने ये बदतमीजी बंदी की तो कोर्ट लॉसेस विल यू आउट। सुनिए आप लोगों ने, जरा सा सच क्या बोला, इनकी बंदूकें निकल आई और ऐसे ही जलियांवाले बाग में निकली थी। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ग्रांटेड। माय लॉर्ड, मिशन आया यहाँ पे किसकी बात कर रही है? यहाँ इस केस के चलते दौरान वो दूसरे केस की बात नहीं कर सकती। एक्चुअली मैं बात कर सकती हूँ। एक रूल है 70 बार काउंसिल रूल, ये मुझे पूरा अधिकार देता है कि अगर मैं अपने खिलाफ लगे चार्जेस को गलत प्रूफ करूँ तो मैं इस हेयरिंग में अपने एविडेंस को पेश कर सकती हूँ। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन सस्टेन। मिशन आया यहाँ पे, आप उस केस की बात नहीं कर सकती हैं। उस केस का फैसला ऑलरेडी ही निकल चुका है। सुना नहीं आपने मिसेस, मैंने कहा कि मेरे पास लॉ है और मैं अपनी बात रख सकती हूँ। तो माय लॉर्ड, उस दिन हाई कोर्ट के जज ने जनरल डायर को गिल्टी प्रूफ किया, और किसी भी एग्जीक्यूज को गिल्टी प्रूफ करने से पहले सारे जूरी मेंबर की वोटिंग का एक मत होना जरूरी होता है। तो क्या कोर्ट की इजाजत हो तो मैं जूरी नंबर 7 को कटघरे में बुलाना चाहूंगी। इजाजत है। जूरी नंबर 7 कटघरे में हाजिर हो। Put your hand on Bible, swear to say truth, only the truth. I swear on the Bible to tell the truth, the whole truth and nothing but the truth. तो मिस अलीना, उस दिन आपका वोट क्या था? गिल्टी। जोर से बोलिए, सबको सुनाई देना चाहिए। गिल्टी। जनरल डायर इज गिल्टी। थैंक यू मिस अलीना, आप जा सकती है। तो माय लॉर्ड, इसके साथ ही जूरी नंबर 5 और जूरी नंबर 9 इन दोनों ने भी जनरल डायर को गिल्टी प्रूव किया है। आधा एविडेंस इसमें साफ साफ लिखा है कि जूरियों को और साथ ही साथ हाई कोर्ट के जज को लंदन में पोस्टिंग की रिश्वत दी गई थी। आज मैं आप सबके सामने एक बात क्लियर कर दूं कि जलियांवाले बाग का सिर्फ एक ही सच है, तो जनरल डायर एंड द ब्रिटिश क्राउन आर गिल्टी। दे आर गिल्टी। डायर ने हम हिंदुस्तानियों को सिर्फ बंदूकों से नहीं मारा, उन्होंने 12 घंटे तक उस बाग में उनको मरने के लिए छोड़ दिया ताकि गिद्ध और कौवे उनको खा सके। मैं हमेशा सोचती थी कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन हम हिंदुस्तानी तो इनके लिए इंसान है ही नहीं। वी आर एनिमल फॉर देम। जानवर है हम, वो जानवर जिनकी चीख हो सकती है लेकिन आवाज नहीं, जिनका कानून हो सकता है लेकिन इंसाफ नहीं, जिसका झुंड हो सकता है लेकिन देश नहीं। आज ये जानवरों का झुंड एक देश बनने जा रहा है, और अगर आज आप मुझे कोर्ट से बाहर निकाल दें तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मेरा लाइसेंस कैंसिल कर दे तब भी नहीं, लेकिन मैं एक बात जरूर बोलूंगी कि जनरल डायर, यू गेट देम आउट ऑफ माय कंट्री, यू गेट देम आउट ऑफ माय कंट्री। दैट्स ऑल ऑनर। कोर्ट ने मिस सनाया के एविडेंस को ध्यान से देखा है कि आज सच बिल्कुल साफ हो चुका है कि जनरल डायर, आप एक्शन ड्यूटी नहीं, ये क्राइम था इनोसेंट लोगों पर गोली चलाना, इसलिए आपका ऑफिशियल राइट्स और रैंक पावर को कैंसिल किया जाता है और आपकी पोजीशन से आपको हटाया जाता है और लॉ के हिसाब से आपको अरेस्ट वारंट इशू किया जाता है। नाउ केस इज क्लोज। तो जैसा कि आपने इस केस में देखा, चाहे बुराई कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, सच कभी नहीं झुकता और इसी के साथ असत्य पर सत्य की जीत होती है।
This powerful and impactful act which brings history, pain and the truth of Jallianwala Bagh was presented by class 11th Commerce. Thank you.